इन सब बातों का हान्या कोई जवाब नहीं देती और बस मिंजुन से लिपटी रहती है। फिर मिंजुन दोबारा पूछता है कि क्या वह ठीक है, जिसके बाद याना खुद को मिंजुन से अलग करती है और फिर उसका धन्यवाद करती है। ये पहली बार है जब वह उसके प्रति इतनी दयालु है और कहती है वह खुद मानती है कि अगर मिंजुन ने आज उसकी मदद नहीं की होती तो वह अब तक इन ज़ॉम्बीज़ की शिकार हो चुकी होती। उसके इस सरप्राइजिंग ग्रेटिट्यूड की बात सुनकर मिजुन चौंक जाता है और थोड़ा शर्मिंदा भी हो जाता है और कहता है कि उसे ये देखकर अच्छा लगा कि वह सुरक्षित है। फिर याना अपने आसपास नजर घुमाती है और देखती है कि मिजुन के घर में वही अकेला है। मिजुन बताता है कि उसकी माँ 3 दिन पहले बाहर गई थी और अब तक वापस नहीं आई, लेकिन किस्मत से वह उससे संपर्क कर पाया और वह ठीक है। आखिरकार उसकी माँ को एक मिलिट्री यूनिट ने सुरक्षित निकाल लिया, तो उसके लिए सब ठीक है। ये सुनकर याना खुश हो जाती है क्योंकि वे माता पिता की बात कर रहे हैं। मिंजुन को जिज्ञासा होती है और वो उससे पूछता है कि उसके परिवार का क्या हुआ। लड़की बताती है कि कम से कम उसके पिता तो सुरक्षित हैं, किसी सुरक्षित जगह छुपे हुए हैं। अपनी माँ के बारे में बताते हुए याना सोच में पड़ जाती है, लेकिन तुरंत खुद को संभालकर कहती है कि उसके माता पिता ठीक हैं। वह तुरंत टॉपिक बदलकर पानी मांगती है और बताती है उसे कई दिनों से पानी नहीं मिला। वह फोन चार्जर भी मांगती है ताकि उसका फोन फिर से चालू हो सके। समय तेजी से बीतता है, लेकिन अब एक नई समस्या सामने आती है। लड़की को पानी पीता हुआ देख मिंजुन सोचता है ये लड़की तो पानी पीने की मशीन है। जिस तरह से वह पानी पी रही है उससे मिंजुन की पूरी राशनिंग स्ट्रैटेजी खतरे में पड़ गई है। मिंजुन सच में परेशान हो जाता है क्योंकि अगर पानी की सप्लाई कट गई तो वे दोनों जिंदगी भर के लिए फंस जाएंगे, लेकिन वह उसकी स्थिति भी समझता है। आखिरकार लड़की अभी अभी ज़ॉम्बी हमले से बचकर आई है। मिंजुन पूछता है कि क्या वह सीधे अपने घर से यहाँ आई है, क्योंकि उसका यहाँ छुपना समझ नहीं आता। याना बताती है कि वह पिछले कई दिनों से खुद ही बाहर जिंदा रहने की कोशिश कर रही थी। उसे तो घर जाने का मौका ही नहीं मिला, जो मिंजुन के लिए हैरानी की बात है। वह बताती है कि 3 दिन पहले उनकी बातचीत के बाद वह बाहर घूमने गई थी और तभी सब कुछ बर्बाद हो गया। लोग डर के मारे भाग रहे थे, चारों तरफ अफरा तफरी मची थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आया कि क्या करना है, तो वह भी भागी और पास की सीढ़ियों में छुप गई। 3 दिन तक वह वहीं किसी के आने और बचाने की उम्मीद में इंतजार करती रही, लेकिन कोई नहीं आया। मिजुन हैरान रह जाता है कि याना 3 दिन तक बाहर बिना किसी सुरक्षा के अकेले रही। किस्मत से सीढ़ियों के पास एक अनलॉक्ड दरवाजा था। एक छोटा मीटिंग रूम उसकी जान बचाने वाला बन गया, लेकिन वह भी ज्यादा कुछ नहीं दे सका। वहां सिर्फ एक वाटर जग था जिससे उसने खुद को जिंदा रखा। लेकिन तीसरे दिन तक याना पूरी तरह थक चुकी थी और अब और भूख बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसे अपनी भलाई के लिए खाना और पानी ढूंढना था, इसलिए वह बाहर निकली। उसे उम्मीद थी कि शायद वह घर पहुंच जाए और अगर किस्मत अच्छी रही तो पुलिस से भी मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि उसे जो लोग मिले वे केवल मरे हुए लोग थे जो अब ज़ॉम्बीज बन गए थे और एक दूसरे का मांस चबा रहे थे और बेरहमी से लोगों को मार रहे थे। यह एक डरावनी सच्चाई थी और जब वो अपने घर के पास पहुंचती है, वो देखती है कि उसके घर जाने का रास्ता बंद था। तो उसने एक और रास्ता आजमाया, गली के रास्ते चुपके से अपने मोहल्ले तक पहुंचने की कोशिश की और उसे एहसास हुआ कि वह मिंजुन के मोहल्ले के पास से भी गुजर रही है। दुर्भाग्य से गली का रास्ता इस्तेमाल करने के बाद भी दूसरा रास्ता ज़ॉम्बियों से भरा हुआ था। वहां से बिना देखे निकलना नामुमकिन था, लेकिन उसने फिर भी हिम्मत जुटाई और वही रास्ता चुना। भागते हुए उसे याद आया कि मिंजुन का घर पास ही है और पिछली मुलाकात के कारण उसे उसका पता भी थोड़ा बहुत याद था। वह बुरी तरह चाहती थी कि मिंजुन जिंदा हो, क्योंकि वह 3 दिन पहले सुरक्षित घर चला गया था। लड़की ज़ॉम्बीज से छिपके निकलती हुई सोचती है उन्हें क्या कहना चाहिए नफाइन। उसे ये भी नहीं पता था, लेकिन उसने बड़ी चतुराई से उन मरे हुओं ज़ॉम्बीज को चकमा दिया और आखिरकार मिंजुन के घर के पास पहुंच गई। और इसी तरह वह यहां पहुंची थी। मिंजुन ये सुन के हैरान रह गया कि उसने इतनी हिम्मत दिखाई और बाहर जाकर इतने साहसी फैसले लिए। लड़की मिंजुन की बहुत आभारी थी कि वह घर पर मिल गया, वरना उसकी जान ही चली जाती। फिर लड़की उठ खड़ी होती है और कहती है कि वह बहुत गंदी महसूस कर रही है और अगर पानी है तो नहाना चाहती है। उसके पसीने से भीगे हुए बगल देखकर मिंजुन अजीब सा फील करता है और उसे पहनने के लिए नए कपड़े ऑफर कर देता है, लेकिन याना इस ऑफर को गलत समझ लेती है और उसे बेहुदा हरकत समझकर उसकी जमकर धुलाई कर देती है। बेचारा बार बार लूजर कहलाता है और मार खाता है, पर मिंजुन को यह समझ ही नहीं आता कि उसने गलत क्या किया। फिर याना कहती है वह सच में बहुत थकी हुई है और नहाना चाहती है। फिर मिंजुन से उससे पूछती है क्या वो नहा सकती है। मिंजुन हकलाते हुए उसे इजाजत दे देता है। उसे अब भी नहीं पता कि उसे इतनी मार क्यों पड़ी। जब वह नहाने जा रही होती है, मिंजुन सोच में पड़ जाता है। उसके आने से पहले वह खुद बाहर निकलकर अकेले ही कुछ करने का सोच रहा था, लेकिन अब जब वह उसके साथ फंस गया है तो उसे लड़की को अकेले छोड़ने का ख्याल भी बुरा लग रहा है। साथ ही अगर वह यहीं रुके तो उनके पास अनंत संसाधन नहीं है। जो खाना उसने जमा किया था वह सिर्फ एक आदमी के लिए 1 महीने भर का है। अब उनकी चीजें अपने आप आधी हो गई हैं।
हालात बहुत खराब हैं और उसे मजबूर कर रहे हैं कि वह कुछ अलग सोचे। लेकिन साथ ही भाई हैरान भी है कि स्कूल की हाई क्लास याना उसके घर में नहा रही है। ये उतना ही अजीब है जितना कि ये ज़ॉम्बी अपोकैलिप्स। उसे अपने स्कूल के पुराने किस्से याद आते हैं, जब उसका बर्ताव इतना ठंडा था कि वो उसकी तरफ नजर उठाना भी जरूरी नहीं समझती थी। वह तो उसके लिए बस एक कीड़ा और आंखों की किरकिरी था। तभी मिंजुन चौंक जाता है जब वह उससे कपड़े मांगती है, क्योंकि वह 3 दिन से वही कपड़े पहने हुए है। मिंजुन दौड़कर कपड़े ढूंढने जाता है और पूछता है कि उसे किस तरह के कपड़े चाहिए। जो सुन के याना कहती है उसे फैशन की कोई परवाह नहीं है। आखिरकार ये ज़ॉम्बी अपोकैलिप्स है, इसलिए उसे जो भी मिले चलेगा। इसी बीच वह उसे मजाक में शॉर्ट किंग भी कह देती है। बेचारा बिना वजह ही ताने सुन रहा है। मिंजुन जब कपड़े देता है तो उसे थोड़ी शर्म आती है। याना तुरंत उसकी कपड़ों की बदबू से परेशान हो जाती है और कुछ और पहनने को कहती है। लेकिन दुर्भाग्य से उसके सारे कपड़े एक जैसी ही बदबू मारते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नए कपड़े पहनने के बाद भी याना को वह बदबू बहुत अनकंफर्टेबल लगती है, लेकिन वह सोचती है कि अपने कपड़े सूखने तक वह यह झेल लेगी। वह उसे सलाह देती है कि कपड़ों को ठीक से स्प्रे किया करे और सोचती है कि अकेले रहने वाले मर्द सच में गंदे होते हैं, जैसी अफवाहें या नोकेन मैं बिगाइट्स है। उसे इससे बहुत दिक्कत है। लड़की फिर भी इस हालत में हंस देती है क्योंकि हालात इतने गंभीर हैं। मिंजुन को उसकी हरकतें समझ नहीं आती और उसे लगता है कि शायद वह पागल हो गई है, जो ऐसी हालत में भी खुशबू की चिंता कर रही है। बाहर ज़ॉम्बी कराह रहे हैं और तबाही मचा रहे हैं, लेकिन अंदर मिंजुन और याना खाना खा चुके हैं। लड़की मिंजुन से उसकी योजना के बारे में जानना चाहती है और कहती है कि अगर वे इंतजार करें तो कोई उन्हें बचाने जरूर आएगा। मिंजुन फिर बताता है कि उसके आने से पहले उसकी योजना थी कि वह कल किसी और जगह चला जाए। ये बात याना को बहुत बेवकूफ़ी वाली लगती है, क्योंकि उसके घर में अभी भी काफ़ी खाना और पानी है। वह डरी हुई है क्योंकि रास्ते में उसकी जान जाते जाते बची थी, इसलिए वह फिर से बाहर जाने का जोखिम नहीं लेना चाहती। मिंजुन फिर अपनी बात क्लियर करता है कि अब जब वो यह है उसके साथ, तो वह ऐसा कुछ नहीं सोच रहा। वह भी मानता है कि याना की तरह इंतजार करना ही ठीक है, शायद उन्हें बचाने कोई आए। लेकिन फिर याना डर के साथ कहती है कि अगर कोई नहीं आया तो उनके पास संसाधन खत्म हो जाएंगे। मिंजुन को सच कहूं तो उसकी समझ ही नहीं आ रही। क्या वो चाहती है कि हमारा लड़का खुद बाहर जाए? याना उलझन में है और साफ तौर पर कोई मतलब नहीं बना रही, जबकि मिंजुन उसे समझा रहा है कि वे आसानी से ऊपरी मंजिलों के घरों में घुस सकते हैं और उनके रिसोर्सेज इकट्ठा कर सकते हैं, जिससे उनकी जिंदा रहने की संभावना और बढ़ जाएगी। लेकिन इसमें यह खतरा है कि वे ज़ॉम्बियों से टकरा सकते हैं और सिर्फ रूफटॉप ही ऐसी जगह है जहां कोई ज़ॉम्बी नहीं है। और अगर उनका खाना खत्म हो गया तो बाहर जाने के अलावा उनके पास कोई और रास्ता नहीं होगा। ये सुन के याना डर से कांप उठती है और इस विचार को सख्ती से नकार देती है। मिंजुन पूरी कोशिश करता है उसे समझाने की कि ऐसी स्थिति में यह काम करना जरूरी है। फिलहाल वो ऐसे किसी डार्क फ्यूचर के बारे में सोचना ही नहीं चाहती। उसे लगता है कि मिंजुन बस इसलिए बाहर जाने की बात कर रहा है क्योंकि उसने अभी तक दुनिया की असली हालत नहीं देखी। ज़ॉम्बी हर जगह हैं और वे पास आने वाले हर इंसान को मार रहे हैं। मिंजुन फिर कहता है कि उसका इस मोहल्ले तक पहुंचना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है, और अगर वो 1 किलोमीटर लंबी ज़ॉम्बीज से भरी सड़क पार कर सकती है तो शायद उनकी सिचुएशन इतनी बुरी नहीं है। याना हैरान है कि वो डर के बजाय इतनी हिम्मत से बात कर रहा है। फिर मिंजुन कहता है कि आखिरकार वो ज़ॉम्बीज का सामना कर रहे हैं और उसने खुद देखा है कि एक ज़ॉम्बी के काटने से कोई भी ज़ॉम्बी बन सकता है, लेकिन उसे अपनी जान की ज्यादा परवाह नहीं है। इसीलिए अगर हालात बिगड़ भी जाएं तो उसे डर नहीं लगता। उसकी जिंदगी में तो वैसे भी कुछ नहीं बदलेगा, चाहे वो मर भी जाए। ये सुन के याना उसे सांत्वना देने या दिलासा देने के बजाय उसे अलग थलग कर देती है और कहती है कि वो सिर्फ अपनी ही सोच रहा है। उसे ज़ॉम्बी नहीं बनना और अपनी पढ़ाई विदेश में जाके पूरी करनी है, जो कि बहुत मजेदार है क्योंकि अब उसे पढ़ाएगा कौन? प्रोफेसर अंडेडवॉकर। तभी मिंजुन को याद आता है कि याना ने अब तक बचने के लिए ज़ॉम्बीज से बचकर ही काम चलाया है। शायद उन्हें इसी पर ध्यान देना चाहिए। वो ये भी कहता है कि सभी ज़ॉम्बी तेज नहीं दौड़ सकते, कुछ बुरी तरह घायल हैं और धीरे धीरे चलते हैं, तो कुछ तो बिल्कुल भी नहीं चल सकते, बस पड़े रहते हैं। और जो दौड़ भी सकते हैं उनकी रफ्तार आम इंसानों से कम है। इसका मतलब है कि उनके पास कम से कम ज़ॉम्बीज से तेज भागने का अच्छा मौका है। उदाहरण देने के लिए मिंजुन टैग खेलने का खेल याद दिलाता है। वो लड़की को कहता है कि इसे ऐसे सोचो जैसे टैग खेल रहे हैं, तो डर के बजाय मजा आ सकता है। याना उसे बेजान नजरों से देखती है। वह यकीन नहीं कर पा रही कि ये आदमी ज़ॉम्बी एपोक्लिप्स को बच्चों के खेल जैसा बता रहा है। वे लोग मजाक करना बंद कर देते हैं और याना कहती है कि उसका आज के लिए बस हो गया है, अब उसे सोना है। आखिरकार वो कई दिनों से सोई नहीं है। मिंजुन उनके लिए कंबल लाता है और आराम से उसके लिए बिस्तर लगाता है। याना को उसकी चाल पर शक होता है और तभी उसे बाथरूम के पास सोने का आदेश देती है। भाई को यह मंजूर नहीं है। वो याद दिलाता है कि ये उसका घर है और वो बाथरूम के पास नहीं सोना चाहता।
याना कुछ नहीं कर पाती तो मान जाती है और कहती है कि वो किसी अजनबी के घर में है। वो मान जाती है और खुद ही उस जगह के पास सोने के लिए कहती है। उसकी बातें और भी अजीब हो जाती हैं जब वो कहती है कि अब वो सीढ़ियों पर बाहर सोने जा रही है। मिंजुन को उसकी बातें समझ नहीं आती और वो उसे अंदर बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन याना उसे याद दिलाती है कि ये उसका घर है, तो उसे आराम से सोने चाहिए, न कि याना को। फिर मिंजुन जोर देता है कि वो नहीं चाहता कि वो बाहर जाए। याना हंसती है और उसे चिढ़ाती है कि वो उसके एक मजाक पर ही फंस गया और कहती है कि उसे किचन में सोने में कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में बहस चलती रहती है और आखिरकार हमारा लड़का हार जाता है और उसे बाथरूम के पास ही सोना पड़ता है। फिर भी वो शुक्रगुजार है कि कम से कम सुरक्षित छत के नीचे है, क्योंकि यही सबसे जरूरी है। और भले ही उसे याना की मौजूदगी अच्छी लगती है, उसे लगता है कि वो बहुत बातें करती है जो मजेदार है और याना की थैंक यू करता है, क्योंकि अब वो और अकेला नहीं है। रात ज़ॉम्बीज़ की कराहट के साथ गुजरती रहती है। तभी याना परेशान होती रहती है और सो नहीं पाती। वो अचानक मिंजुन को बुलाती है, जिससे वो घबरा जाता है। उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि याना खुद उसे उसके कमरे में आकर उसे सोने की रिक्वेस्ट करती है, क्योंकि याना को अकेले डर लग रहा है। मुझे ये सॉफ्ट सीन बहुत पसंद आया, जो दोनों किरदारों की असलियत और कमजोरियां दिखाता है।